बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के आगे अपना बिजनेस आइडिया पेश करो और करोड़ों ले जाओ। इस एक फॉर्मेट पर शुरू हुआ शार्क टैंक आज अमेरिका के सबसे बड़े शोज में से एक है। इसका इंडियन वर्जन भी बहुत हिट है। दोगलापन जैसे तंज और अटपटी डील्स शार्क को चर्चा में रखती है। देखकर लगता है वाह, भारतीय युवा कंपनी खड़ी कर रहे, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे, लेकिन असलियत इतनी लुभावनी नहीं है। शार्क टैंक के सीजन 2 में 115 स्टार्टअप्स के साथ डील हुई, लेकिन पैसा कितनों को मिला? सिर्फ एक। और यह बात एक सीजन की है। शार्क टैंक में आने वाले कंपनियों का असली हाल क्या है? बड़ी बड़ी डील्स करने वाले वो कौन से शार्क हैं जिनकी खुद की माली हालत खराब है? क्या है शार्क टैंक के पीछे की असली हकीकत? जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और आप देख रहे हैं खबरगांव। साल 2012 में अमेरिकी शार्क टैंक में एक नया नवेला बिजनेसमैन एरॉन क्राउज एंटर करता है। एरॉन वहां मौजूद शार्क्स को स्माइली के शेप वाले अपने स्क्रब बेचने की कोशिश करता है। ये स्क्रब स्पंज के छोटे टुकड़े होते हैं जो साफ सफाई के काम में आते हैं। शो की जज मशहूर एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर लॉरी ग्रीनर को यह फायदे की डील लगती है। लॉरी इस स्क्रब कंपनी में $2 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के लिए मान जाती है। आज ये स्क्रब की दुनिया की सबसे बड़ी और शार्क टैंक के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। नाम है स्क्रब डैडी। साल 2023-24 में इस कंपनी ने करीब 1500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया। अमेरिका में मिले पॉपुलैरिटी के बाद 2022 में शो का इंडियन वर्जन लॉन्च होता है, शार्क टैंक इंडिया। अश्नीर ग्रोवर, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल जैसे 7 फाउंडर इन्वेस्टर के साथ इसे शुरू किया जाता है। लॉन्च होते ही शो की धूम मच जाती है। हो भी क्यों ना, बिजनेस को प्रमोट करने वाला यह शो भारत में अपनी तरह का इकलौता शो है। लेकिन क्या आप इस शो के फंडिंग पाए हुए किसी ऐसे स्टार्टअप को जानते हैं जिसने स्क्रब डैडी जैसी या उससे आधी भी सक्सेस पाई हो? शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। शो के पहले सीजन में कुल मिलाकर 121 स्टार्टअप पार्टिसिपेट करते हैं। मोलतोल के बाद 64 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने का शार्क कमिटमेंट देते हैं, लेकिन बैकएंड पर सिर्फ 28 डील हो पाती है, यानी 40% से भी कम। सीजन 2 का हाल इससे भी ज्यादा खराब होता है। इस बार 169 स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए अप्रोच करते हैं। 115 में इन्वेस्टमेंट कमिट किया जाता है, लेकिन अब तक सिर्फ एक स्टार्टअप को ही फंडिंग मिल पाई है। सीजन 3 में 154 और सीजन 4 में सिर्फ 78 स्टार्टअप ही पार्टिसिपेट करते हैं। अभी इन सभी स्टार्टअप्स के साथ बैकएंड पर बातचीत जारी है, लेकिन इनके भी हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसे में सवाल उठता है, क्यों इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट के दावों के बावजूद इन्हें फंडिंग नहीं दी जा रही है? जब यह सवाल सबसे मशहूर शार्क अश्नीर ग्रोवर से पूछा गया तो अश्नीर ने कहा, शार्क के पास खुद पैसे नहीं है तो वो क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन शो के क्रिएटर्स इसके पीछे अलग रीजन देते हैं। शार्क टैंक सीजन.com के मुताबिक सबसे कॉमन रीजन है ड्यू डिलिजेंस का। ड्यू डिलिजेंस यानी जब शार्क फंडिंग से पहले इन कंपनियों की पड़ताल करते हैं, यानी कि इनके रिकॉर्ड्स या अकाउंट्स खंगालते हैं, तो जो फंडिंग लेने के लिए दावा किया गया था उससे अलग डेटा सामने आता है, इसलिए फंडिंग रोक दी गई है। लेकिन यह बात पचाने में थोड़ी अटपटी लगती है। माना कि सीजन 1 के 64 में से 28 स्टार्टअप में ही पैसे डाले गए, बाकी के स्टार्टअप में आपको गड़बड़ी देखने को मिली। लेकिन सीजन 2 के 115 में से सिर्फ एक स्टार्टअप के रिकॉर्ड क्लीन थे, बाकी सभी स्टार्टअप में आपको गड़बड़ी दिखी। ये एक बड़ा सवाल है। चलिए यहां पर थोड़ा अश्नीर ग्रोवर के कमेंट की भी पड़ताल कर लेते हैं, जो उन्होंने कहा था कि शार्क के पास खुद पैसे नहीं है तो वो कहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे। वैसे तो शार्क की नेटवर्थ सैकड़ों या हजारों करोड़ में है, जैसे ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की 15,000 करोड़, रोनी स्क्रूवाला की 12,800 करोड़, दीपेंद्र गोयल की 2,000 करोड़, अमन गुप्ता की 700 करोड़, पीयूष बंसल की 800 करोड़ और अनुपम मित्तल की 200 करोड़। लेकिन इन हजारों करोड़ के नेटवर्थ के पीछे एक झोल है, वो ये कि ये हजारों करोड़ रुपए लिक्विड मनी नहीं है। इन शार्क के पास जिन जिन कंपनियों के शेयर्स मौजूद है, उनकी वैल्यू ही इन 1000 करोड़ रुपए की है। जब वो शार्क्स इन शेयर्स को सेल करेंगे, तब उनके पास ये 1000 करोड़ रुपए लिक्विड मनी के तौर पर आ पाएंगे।
अब जब यहां तक बात हो गई है तो ये भी जान लेते हैं कि इन शार्क्स की कंपनियों के हालात कैसे हैं, यानी जो खुद दूसरी कंपनियों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वहां बैठे हुए हैं वो अपनी कंपनी को कैसे चला रहे हैं। इस टेबल को देखिए, इसमें अब तक शार्क टैंक में आए सभी 14 शार्क्स की प्रोफाइल मौजूद है। 14 में से सिर्फ 4 शार्क्स अपनी कंपनी में प्रॉफिटेबल है, बाकी सभी की कंपनी लॉस में चल रही है। वरुण दुआ और रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी तो 500 से 600 करोड़ रुपए के लॉस में है और इन लॉस से उबरने के लिए मेजॉरिटी ऑफ जजेस मार्केट से फंडिंग उठा रहे हैं और कंपनी में अपनी होल्डिंग लिक्विड कर रहे हैं, यानी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। अश्नीर ग्रोवर के पास भारत पे की 9.5% हिस्सेदारी बची है। नमिता थापर के पास एनक्योर फार्मा की 3.51%, गजल के पास मामाअर्थ की 3.58% और दीपेंद्र गोयल के पास जोमेटो की 5.5% इक्विटी है। इसके अलावा कुछ शार्क कंपनी की स्थिति सुधारने के लिए आईपीओ लाने की भी प्लानिंग में है, लेकिन वहां से भी उन्हें रेड फ्लैग ही मिल रहा है। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल 2021 से आईपीओ लाने की कोशिश कर रहे हैं। 2021 में आईपीओ के लिए फाइल किया था ओयो ने। 2022 में ओयो के इन्वेस्टर सॉफ्ट बैंक ने इंटरनली ऑडिट में ओयो की वैल्यूएशन $3.7 बिलियन से घटाकर $2.7 बिलियन कर दी। अब ये नया जो अपडेट आया वो ओयो ने सेबी को दिया ही नहीं, जिससे सेबी ने ओयो के आईपीओ को रिजेक्ट कर दिया। जनवरी 2023 में ओयो ने दोबारा आईपीओ के लिए एप्लीकेशन फाइल किया है, लेकिन अब तक मामला अटका हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ये शार्क्स खुद लॉस में चल रहे हैं तो फिर इन्हें शो में जजिंग के लिए क्यों बुलाया जाता है। इसके पीछे 2 रीजन है। पहला रीजन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। कोई भी बिजनेस 3 तरीके से काम करता है। पहला है D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, दूसरा है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर और तीसरा है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। शार्क टैंक के चारों सीजन में आए सभी 14 जज D2C या B2C कैटेगरी में फॉल करते हैं। लेंसकार्ट, मामाअर्थ, ओयो, जोमेटो, बोट, ये सभी कंपनी सीधे कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। लोग सीधे इनकी सर्विस लेते हैं। ऐसे में इस कंपनी के फाउंडर्स के साथ लोग डायरेक्ट कनेक्टिविटी स्टेबलाइज कर पाते हैं। ये वैसे ही है जैसे आप किसी पुराने वेल नोन ब्रांड का सामान खरीदना ही पसंद करते हैं। नए ब्रांड पर जल्दी से आप भरोसा नहीं जताते। दूसरा रीजन है एंजल इन्वेस्टमेंट का। किसी भी कंपनी में 3 तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। पहला होता है पीई फंड यानी प्राइवेट इक्विटी फंड्स, दूसरा होता है वीसी फंड्स यानी कि वेंचर कैपिटल फंड और तीसरा होता है एंजल इन्वेस्टर्स। पीई और वीसी फंड से मोस्टली बड़े फाउंडर्स या एस्टेब्लिश्ड कंपनियों को फंडिंग दी जाती है। बहुत सारे लोग इन फंड्स में पैसे डालते हैं और फिर ये फंड्स सिस्टमेटिकली कंपनियों में या प्राइवेट कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किया करती है। इसी तरीके से 2023 में कार्देखो के फाउंडर अमित जैन ने $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट उठाया और लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल ने 500 करोड़ का। लेकिन अगर किसी नए स्टार्टअप को इन्वेस्टमेंट उठानी होती है तब ये एंजल इन्वेस्टर की तरफ जाते हैं। नए स्टार्टअप को फंडिंग के लिए चंद लाख या करोड़ रुपए की जरूरत होती है, तब ये एंजल इन्वेस्टर कुछ % हिस्सेदारी या प्रॉफिट शेयर जैसे कॉन्सेप्ट में फंडिंग दे दिया करते हैं। ये लोग मोस्टली पहले से कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, जैसे कि शार्क टैंक के सभी शार्क्स अपना अपना बिजनेस चलाते हैं। मोस्टली फाउंडर्स सेल्फ मेड हैं, खुद की फंडिंग से खोजकर इन्होंने अपनी कंपनी खड़ी की है और यही लोग एंजल इन्वेस्टर बनकर नए नए स्टार्टअप्स में पैसे डालते हैं। इन्हीं 2 रीजन की वजह से फाउंडर्स को जज बनाया गया है। हो सकता है आने वाले सीजन में जज बदल जाए, जैसे हर सीजन में कोई ना कोई नया शार्क आते रहता है, लेकिन होंगे ये सभी कुल मिलाकर इसी फील्ड से। कोई कैपिटल इन्वेस्टर होगा या फिर कोई नया फाउंडर होगा। अब यहां तक बात समझ में आ गई तो असली फंडे को भी क्लियर कर लेते हैं। वो है फायदा, यानी कि शो से असली फायदा किसको हो रहा है, स्टार्टअप्स को या फिर किसी और को। वीडियो में पहले ही हमने आपको बताया कि कैसे शो के अंदर तो डील हो जाती है, लेकिन शो के बाद डील लॉक नहीं हो पा रही है। लेकिन इसके बावजूद इस शो में आई कंपनियों को काफी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलर शो के जरिए उन्हें बड़ी मार्केटिंग मिली है। सीजन 4 के 24वें एपिसोड में आए क्लोथिंग ब्रांड बर्गर बे के फाउंडर रोहन कश्यप ने हाल ही एक पॉडकास्ट में बताया है, शो के रिकॉर्ड होने के वक्त उनकी मंथली सेल 1 करोड़ के आसपास थी। शो के ऑन एयर होने के बाद सेल 5 से 10 गुना तक बढ़ गई है।
ऐसी ही दूसरी कंपनियों के साथ हुआ है। निक, स्कीपी, हैमर, ठेका कॉफी, अल्टर, ये ब्रांड शार्क टैंक में आने के बाद खूब पॉपुलर हुए हैं। लेकिन डेटा कहते हैं कि इन कंपनियों से ज्यादा पॉपुलैरिटी और मार्केटिंग शो के शार्क्स को मिली है। हमें सिर्फ यह बताया जाता है कि शो के लिए किस जज को कितने पैसे मिल रहे हैं। जैसे विनीता सिंह को एक एपिसोड के लिए 5 लाख, अनुपम मित्तल और पीयूष बंसल को 6-6 लाख रुपए, गजल अलख और नमिता थापर को 8 लाख, अमन गुप्ता को 9 लाख और अश्नीर ग्रोवर को 10 लाख पर एपिसोड मिलता है। लेकिन ये पैसे टॉप ऑफ दी आइसबर्ग भर है, असली माल तो इसके पीछे छिपा हुआ है। एक इंटरव्यू में अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि एंटरप्रेन्योर रहते हुए उन्होंने उतना पैसा नहीं कमाया जितना इन्फ्लुएंसर बनने के बाद उन्होंने कमा लिया है। शो में अश्नीर ग्रोवर का दोगलापन वाला डायलॉग खूब पॉपुलर हुआ। दोगलापन के नाम से अश्नीर ने एक बुक भी लॉन्च की जो बेस्ट सेलर बनी। अश्नीर ने इस किताब के जरिए खूब कमाई की है और अब तक कर रहे हैं। इस लिस्ट को देखिए। शार्क टैंक शो आने से पहले इन फाउंडर्स के इंस्टाग्राम पर 10 से 20 हजार फॉलोअर्स ही थे। अश्नीर और पीयूष बंसल जैसी पर्सनैलिटी के सिर्फ 9,000। लेकिन शो लॉन्च होने के बाद अब इन्हें खूब फेम मिला है, फॉलोअर्स मिलियंस में मौजूद हैं। इसके अलावा इन फाउंडर्स ने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया उससे भी इनकी खूब कमाई हुई है। हालांकि इनके इन्वेस्टमेंट के तरीके को भी खूब क्रिटिसाइज किया गया। वो कैसे, चलिए ये बताते हैं। सीजन 2 में जजेस ने एक टर्म लॉन्च किया, इक्विटी प्लस डेप्ट, यानी कि पहले तो इन्वेस्टमेंट के एवज में आपको आपकी कंपनी की हिस्सेदारी ले लेंगे, फिर हिस्सेदार बनने के बाद आपको ही पैसे उधार देंगे ताकि उस कंपनी को चलाकर आप उन्हें फायदा कमा कर दे सके। यानी कि उन्हें फायदे में हिस्सेदारी तो मिलेगी, फिर उधार का पैसा भी उन्हें आपको वापस करना होगा। सीजन 3 में तो और हद पार कर दी गई। इस बार इक्विटी प्लस डेप्ट प्लस रॉयल्टी ये टर्म लेकर आया गया। इसको ऐसे समझो, मान लो कि आपकी कंपनी की वैल्यू 10 करोड़ रुपए है, आपको पैसों की जरूरत थी, आप मेरे पास आए तो मैंने आपकी कंपनी की 10% हिस्सेदारी 1 करोड़ रुपए में खरीद ली। लेकिन यहां पर मैंने एक शर्त लगा दी, वो ये कि तुम्हारी जो भी सेल हो रही है उसका 2% हिस्सा तुम आगे मुझे देते रहोगे, और वो भी तब तक जब तक मेरे ये जो 1 करोड़ रुपए हैं वो रिकवर नहीं हो जाते। यानी कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी। ठीक ऐसे ही कमाई बोट के फाउंडर अमन गुप्ता ने की है स्कीपी से। अमन गुप्ता ने इस ब्रांड पर 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था शार्क टैंक के अंदर। 2 साल के अंदर अमन ने इससे 6 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है, यानी कि 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 6 करोड़ का रिटर्न पाया है। बेशक शार्क टैंक ने इंडिया में स्टार्टअप कल्चर को खूब प्रमोट किया है। यूथ के सामने जॉब के अलावा भी दूसरे ऑप्शंस पैदा हुए हैं। अब लोगों को छोटे छोटे कॉफी के ठेलों भर में ही बड़ा बिजनेस का स्कोप नजर आता है। लेकिन इस शो में आसानी से मिल जाने वाली फंडिंग के पीछे का असली सच कुछ और है, जो लोगों के सामने साफ साफ पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि शो में 115 कंपनियों को फंडिंग का दावा किया गया हो और बैकएंड पर सिर्फ एक को पैसे दिए गए। इस वीडियो पर और देश के बढ़ते स्टार्टअप कल्चर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।